मेडिस्टैंड। अपनी बीमारी को समझिए। अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन हज़रात, प्रोफेसर अज़ीज़ुर-रहमान एक और वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। आज का टॉपिक है डायबिटीज़ और हार्ट। इनका बहुत ही गहरा ताल्लुक़ है। इतना गहरा ताल्लुक़ है कि किसी ज़माने में ये दुनिया भर में ये एक स्लोगन बना था कि अगर आपको शुगर हो गई है, तशख़ीस हो गई है शुगर, तो इसमें हार्ट के आगे इन्वॉल्व होने के इतने ज़्यादा चांसेस हैं कि यूँ समझ लीजिए कि हार्ट की तकलीफ भी हो गई है। इसको हम इंग्लिश में वो जो वर्ड यूज़ था वो था कि डायबिटीज़ एज कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ रिस्क इक्विवेलेंट। यानी इसका मतलब सलीस ज़बान में ये है कि अगर किसी को हार्ट अटैक हो चुका हो पहले, तो उसको दोबारा से होने का ख़तरा होता है। और बहुत सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से हार्ट अटैक होने का रिस्क होता है, जैसे किसी का कोलेस्ट्रोल ज़्यादा है, किसी का वज़न ज़्यादा है, कोई स्मोकर है, किसी की फैमिली हिस्ट्री है। लेकिन अगर कोई एक फैक्टर ढूंढा जाए कि जिससे मैक्सिमम चांस होता है किसी को फर्दर हार्ट अटैक होने का, तो वो होता होगा अगर उसको पहले हो चुका है। भले वो बंदा पहले हार्ट अटैक होने के बाद ट्रीटमेंट ले रहा है, प्रिकॉशन ले रहा है, फिर भी उसको उससे दोबारा होने का ख़तरा थोड़ा सा रहता है। तो जितना ख़तरा किसी बंदे को हार्ट अटैक के बाद दूसरा हार्ट अटैक होने का होता है, तकरीबन उतना ही ख़तरा डायबिटीज़ के तशख़ीस होने के बाद किसी को हार्ट अटैक होने का होता है। तो इसलिए डायबिटीज़ एज कोरोनरी आर्टरी रिस्क इक्विवेलेंट का स्लोगन उठाया गया। बाद में ये पता चला कि शायद थोड़ा सा इसमें जिसको बोलते हैं ना मुबालगा आराई हो गई है। शुगर शुरू में तो नहीं, लेकिन अगर 10 साल की शुगर है किसी को, और 10 साल की शुगर का रिस्क यकीनन उसके बराबर आ जाता है। दूसरे लफ्ज़ों में, अगर अल्लाह ना करे आपको डायबिटीज़ हुई है, तो आज ही से अपने दिल का फिक्र करें, क्योंकि खून की नालियाँ अफेक्ट होती हैं शुगर में। ये मैंने पहले भी बताया था कि मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशन होती हैं, माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन होती हैं। माइक्रोवेस्कुलर को हम कवर कर चुके हैं, जिसमें मैंने रेटिनोपैथी बताई थी, न्यूरोपैथी बताई थी और गुर्दों का मसला बताया था। आज से हम शुरू कर रहे हैं मैक्रोवेस्कुलर, जिसमें पहली बारी आई है हार्ट की। तो चूंकि शुगर कंट्रोल रहने से और शुगर के साथ और कई एसोसिएटेड इश्यूज होते हैं, जो शुगर ग्लूकोज के अलावा कई चीज़ें साथ साथ चल रही होती हैं, जैसे ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, और कई चीज़ें हैं जो डायबिटीज़ का हिस्सा है लेकिन वो ग्लूकोज के अलावा हैं। वो चीज़ें चल रही होती हैं, तो उसकी वजह से खून की नालियाँ तंग होती हैं। तो जब खून की नालियाँ तंग होती हैं, तो इमेजिन कीजिए दिल की अगर नाली तंग हुई है, तो शुरू में तो कुछ भी सिम्टम नहीं होगी, कतन भी कुछ नहीं, आपकी नॉर्मल ज़िंदगी चल रही है, भाग रही है, कुछ इशू नहीं है। बाद में कुछ लोगों को ये होता है कि जब खून की नाली तंग होती है, तो जब आप बैठे हैं या कोई बहुत मिनिमल फिज़िकल काम कर रहे हैं तो कुछ नहीं, लेकिन यूं ही आप ज़ोर वाला काम करते हैं, और उस वक्त वो ज़ोर वाला काम मुमकिन है तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ना हो, या थोड़ा सा वज़न उठा के, कोई गमला है, कोई बच्चा है, जो कोई पौधा है, को उठा के एक जगह से दूसरी जगह रखना हो, कोई संदूक खींचना हो नीचे से, पलंग के नीचे से, इस तरह का कोई भी काम, या साइकिल चलाएं आप और अप स्लोप चलाएं, ख़ास तौर पे अगर आगे से हवा आ रही हो, तो इन तरह की सिचुएशन में आपको दिल की दर्द होती है। क्यों होती है कि हमारी बॉडी को कुदरत ने एक निज़ाम बना के दिया है कि डिमांड वर्सेस सप्लाई। आप नॉर्मल, अगर आपकी खून की नालियाँ खुली हैं, तो भले आप जितना मर्जी काम करें, जितना ज़्यादा काम करेंगे उतने ही दिल को खून की सप्लाई ज़्यादा चाहिए, और उतनी ही खून को दिल की सप्लाई मिल जाती है, चूँकि नालियाँ खुल जाती हैं। लेकिन अगर नालियाँ तंग हैं, तो रेस्टिंग में तो ठीक है, आपको कुछ नहीं महसूस होता, लेकिन जब एग्जर्शन का काम करेंगे, दिल को ज़्यादा खून की ज़रूरत पड़ गई, दिल को ज़्यादा खून मुयस्सर नहीं हुआ, तो उसमें जो डिमांड और सप्लाई की रेशो ख़राब हो गई, तो इसलिए उस वक्त आपको दिल को खून की कमी महसूस हुई, तो वो एंजाइना होता है, पेन होती है।
ये पेन आमतौर पे छाती में से शुरू होकर कंधों में जाती है, एक में या दोनों में, बाजू में जाती है, कई दफ़ा जबड़े में जाती है, इसके बाद पसीना आता है, कमर में जाती है और आपको रुकने में मजबूर कर देती है। तो ये जो दर्द है इसको एंजाइना बोलते हैं। कुछ लोगों को ये एंजाइना होता है। एंजाइना कई दफ़ा बहुत देर तक चलता है, पता भी नहीं चलता, बंदे की ज़िंदगी चल रही होती है, बंदा ऐसे ही डिनाइल में रहता है कि नहीं थोड़ी गैस हो गई है, थोड़ी तेज़ाबियत हो गई है, लेकिन अल्टीमेटली पता चलता है कि ये दिल की एक्चुअली तकलीफ थी। तो अगर तो किसी को इस तरह की सिम्टम है, शुगर का मर्ज़ है, इस तरह की सिम्टम है, तो फौरी तौर पे अपने डॉक्टर से मिले। वो आपके डॉक्टर आपकी ईसीजी करेंगे और आपका ब्लड टेस्ट करेंगे और मुमकिन आपके एक दो और टेस्ट करेंगे, जिसको एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट होता है, थैलीम टेस्ट होता है, कि दफ़ा एंजियोग्राफी करानी पड़ती है, वो डॉक्टर डिसाइड करेगा। लेकिन इस छोटी सी अलामत को कि आपको थोड़ी सी दिल की अलामत हो रही है, छाती में दर्द हो रहा है, बोझ पा रहा है, इसको इग्नोर मत कीजिए। ये एक बेहतरीन मौका है आपकी बीमारी को जल्दी तशखीस करके उसका डेफिनेटिव इलाज कराने का। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको डायबिटीज़ के साथ खून की नालियाँ तंग हो रही होती हैं, उनको ये एंजाइना नहीं होता, बट किसी अनफॉर्चुनेट टाइम के ऊपर वो जो नाली तंग हो रही थी, जो खुरद रही होती है, वहाँ से वो ऐसे थोड़ा सा फट सा जाता है वो, और उसके ऊपर जहाँ भी जिस्म के अंदर ज़ख़म आता है वहाँ हमारे जो ब्लड में प्लेटलेट्स होती हैं, उनका काम है उसको जाके ज़ख़म को मुंदमिल करना। तो उसके ऊपर जाके ज़ख़म मुंदमिल होता है, तो उसके नतीजे में वो क्लॉट बनता है, तो नाली बंद हो जाती है। तब नाली बंद होती है तो एकदम हार्ट अटैक की सूरत में ज़ाहिर होती है। तो अगर हार्ट अटैक की सूरत में है तो फिर तो यकीनन एक सीरियस मसला है, फिर फौरी तौर पे आप हॉस्पिटल जाएं और यकीनन उस वक्त जो भी आपकी कंडीशन है उसके मुताबिक आपका इलाज होगा। लेकिन देखा गया है कि जो शुगर के मरीज़ हैं उनमें दिल की बीमारियां ना सिर्फ कॉमन है, ये तो कॉमन है आम लोगों की निस्बत, उनकी निस्बत जिनको शुगर नहीं है, जिनको शुगर वाले मरीज़ों को दिल की बीमारियां, ये नालियां तंग होने का ख़तरा ज़्यादा है। दूसरा, यंगर एज में होती है। अगर आपको शुगर नहीं तो मुमकिन है यही बीमारी आपको 70 साल में होनी हो, अगर आपको शुगर आती है 50 साल में भी हो सकती है, उससे भी कम हो सकती है। तो दूसरा ये नहीं कि यंगर एज में होती है। तीसरी ये है कि अगर शुगर नहीं तो आमतौर पे एक या दो नालियाँ अफेक्ट होती हैं। शुगर वाले मरीज़ों को मल्टीपल नालियाँ अफेक्ट होती हैं। शुगर के मरीज़ की आमतौर पे नालियाँ भी एक जगह से नहीं तंग होती, पूरी पूरी नाली तंग हो जाती है, जिसमें फिर एंजियोप्लास्टी भी मुश्किल हो जाती है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमें बहुत ख्याल रखना पड़ता है, और बेहतरीन पॉलिसी ऑब्वियसली प्रिवेंशन की है। प्रिवेंशन इज़ बेस्ट पॉलिसी। अगर आपको अल्लाह ना करे शुगर है तो आप अब कुछ अद्वियात खा के अब आप प्रिवेंशन करने जा रहे हैं। प्रिवेंशन के असूल को कोई बंदा नहीं झुठला सकता है। शुगर का बेहतर कंट्रोल करके, शुगर के साथ, शुगर की अद्वियात के साथ कुछ और दवाइयाँ, एस्पिरिन है, कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ, स्टैटिन्स हैं, कुछ और दवाइयाँ, अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा तो उसका कंट्रोल, अगर आप सिगरेट पीते हैं तो उसका बंद करके, अगर आप एक सेडेंटरी लाइफ है तो वॉक करके, अगर आपका वज़न ज़्यादा उसको कम कर, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। खाली शुगर कंट्रोल करना काफ़ी नहीं, मैं बताऊँगा आपको, खाली शुगर कंट्रोल करना काफ़ी नहीं है। दुनिया में कई स्टडीज़ हो चुकी हैं। एक है UKPDS, जिसमें देखा जाए जब हम शुगर को बेहतर कंट्रोल करते हैं बाकी सारी कॉम्प्लिकेशन तो बहुत अच्छे तरीके से कम हो जाती हैं, लेकिन दिल की बीमारी पे उतना अच्छा असर नहीं आता। दिल की बीमारियां फिर भी हो जाती हैं। वो उसकी वजह ये पता चली है कि जब दिल की बीमारी की बात आती है तो खाली शुगर नहीं, उसके साथ जो एसोसिएटेड बहुत सारी चीज़ें उसके साथ मुंसलिक हैं, उनको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो इसको हम बोलते हैं दिल की जो बीमारियां हैं, इसको बचाने के लिए एक चीज़ है, मैं आपके साथ भी शेयर कर लेता हूँ। नॉर्मली हम डॉक्टर के साथ शेयर करते हैं, लेकिन आपके साथ भी शेयर कर लेता हूँ, क्योंकि आजकल के जो मरीज़ हैं माशाल्लाह से बहुत पढ़े लिखे हैं। जो लोग इस कॉन्सेप्ट को एब्जॉर्ब कर सकें वो ज़रूर किए, जो नहीं कर सकते वो अपने डॉक्टर से मिले, वो बताएंगे। यानी शुगर में ABCD ये अल्फ़ाबेट्स याद रखने हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको शुगर है लेकिन आपका दिल का मसला ना हो तो ABCD पे अमल करना है। A से मुराद है A1C, जो कि ये इंडिकेट करता है कि आपकी शुगर कंट्रोल रहनी चाहिए। ओके, सो पहला तो नुक्ता वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि शुगर कंट्रोल होनी चाहिए। शुगर कैसे कंट्रोल होगी? खुराकी परहेज़ भी, एक्सरसाइज भी, जो आपको अद्वियात दी गई हैं वो भी, और अगर इंसुलिन दी गई है वो, और उसके साथ कभी कभी चेक करें, अपने डॉक्टर मिले। तो शुगर को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है।
मिनिमम आपकी A1C जो एक्सेप्टेबल है वो 7 है, लेकिन 6.5 6 हो तो ज़्यादा फ़ायदा, जितनी कम हो उतना ही फ़ायदा। अगरचे आपको अगर बहुत लो होगी तो शुगर लो होने का डर होता है, अगर शुगर लो नहीं हो रही तो जितनी आपकी लो HbA1c उतना ही फ़ायदा। सो पहला तो नुकता A। दूसरा है बी से मुराद है ब्लड प्रेशर। इसमें मैं 2 पॉइंट आगे फर्दर ज़ाहिर करूँगा। ब्लड प्रेशर जो है, शुगर के मरीज़ में जब ब्लड प्रेशर का जिक्र होता है तो वो आम ब्लड प्रेशर से 2 तरीके से मुख्तलिफ है। एक तो वो जो कट पॉइंट है जहाँ से हम ब्लड प्रेशर की तशख़ीस करते हैं, वो शुगर के मरीज़ में डिफरेंट है। आम लोगों को अगर 140 और 90 के ऊपर दवाई शुरू होती है तो डायबिटीज़ के मरीज़ को 130 और 85 के ऊपर भी दवाई हम देना चाहते हैं। ठीक है, तो आप 140-90 का ना इंतज़ार करें। अगर आपको शुगर है तो 130 और 85 पे आपकी ब्लड प्रेशर की दवाई शुरू हो जानी चाहिए। दूसरा, ब्लड प्रेशर की कोई भी दवाई इस्तेमाल हो सकती है ऑफ कोर्स, लेकिन कुछ ख़ास दवाइयाँ हैं जो कि हम समझते हैं कि शुगर के मरीज़ को अगर ब्लड प्रेशर है तो वो ख़ास अद्वियात मिलनी चाहिए। वो उनका नाम है ACE इनहिबिटर्स और ARBs। ये एक बड़े ग्रुप हैं, ये आपका डॉक्टर बताएगा। इसमें से कोई दवाई मिले तो ज़्यादा अच्छा है कि आपका ब्लड प्रेशर बेहतर कंट्रोल होगा और आपके ऑर्गन भी ज़्यादा प्रोटेक्ट होंगे, आपका हार्ट के अटैक होने का चांस भी ख़त्म हो जाएगा। सो A हो गया शुगर कंट्रोल, B हो गया ब्लड प्रेशर कंट्रोल, ज़्यादा अच्छा कंट्रोल और ख़ास दवाइयों से। C है कोलेस्ट्रॉल। ना कोलेस्ट्रॉल के बारे में भी काइंडली नोट कर लीजिएगा। आपने सुना होगा जो कोलेस्ट्रॉल है वो नॉर्मली, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनेगी। कोलेस्ट्रॉल आमतौर पे जो टोटल कोलेस्ट्रॉल है वो आपका फास्टिंग में 200 से कम होना चाहिए और आपका जो LDL कोलेस्ट्रॉल है वो 130 से कम होना चाहिए आम लोगों के लिए। लेकिन जब हम बात करते हैं शुगर के मरीज़ की, तो शुगर के मरीज़ में आइडली जो LDL है वो 100 से कम होना चाहिए, 130 नहीं 100 से कम होना चाहिए। और अगर थोड़ा बहुत भी दिल का मतलब है 100 भी नहीं, फिर 70 से कम होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा जो कोलेस्ट्रॉल है वो 150 160 इतना होना चाहिए, या फिर जितना आपका पहले कोलेस्ट्रॉल था उसका 20% कम करते हैं हम दवाई देके। तो यूँ समझ लीजिए कि कोलेस्ट्रॉल के बारे में, अगर आपको शुगर है तो कोलेस्ट्रॉल की वो वैल्यू जो किसी और आदमी के लिए नॉर्मल गर्दानी जाएगी, आप में मुमकिन है वो भी ज़्यादा हो। थोड़ा सा आइडिया मैंने आपको दिया है, लेकिन आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा। अगर आपके लिए वो ज़्यादा है तो उसकी भी आपको सेपरेट दवाई मिलेगी। बेशक कोलेस्ट्रॉल आपका अभी नॉर्मल रेंज में है, लेकिन शुगर के हवाले से आपका उसको ज़्यादा माना जाएगा, तो उसकी भी दवाई दी जाएगी। उसमें वो दवाई दी जाती है स्टैटिन। जो बेशुमार दवाइयाँ हैं वो आपका डॉक्टर आपके लिए चूज़ करेगा कौन सी बेस्ट है। सो A हो गया शुगर कंट्रोल A1C से, B हो गया ब्लड प्रेशर और C हो गया कोलेस्ट्रॉल। D मैं समझता हूं कि एक दवाई है एस्पिरिन। असल तो नाम उसका एस्पिरिन है, लेकिन चूंकि D से डिस्प्रिन के नाम से आती है तो मैंने D सिर्फ कन्वीनियंट करने के लिए लिखा है, अगरचे मैं कमर्शियल नाम यूज़ नहीं करना चाहता। ABCD से डिस्प्रिन है। यानी कुछ लोगों में शुगर के मरीज़ों में हम साथ में डिस्प्रिन भी देना चाहते हैं ताकि खून पतला रहे और अटैक ना हो। अभी लेटेस्ट रिसर्च ने बताया है कि डिस्प्रिन सबको लेने का नहीं फ़ायदा, लेकिन शुगर के मरीज़ ख़ासतौर पर अगर उनको ब्लड प्रेशर भी है, ख़ासतौर पर अगर वो स्मोक भी करते हैं तो उनका रिस्क ज़्यादा, तो उनमें डिस्प्रिन या लोप्रिन या एस्पिरिन की कोई भी फॉर्म देना मुनासिब है ताकि उनका दिल की प्रोटेक्शन है। तो शुगर के कंट्रोल के साथ साथ ये बाकी चीज़ें भी करें ताकि आप हार्ट को प्रोटेक्ट कर सकें। मैंने शुरू में बताया कि डायबिटीज़ का और हार्ट का इतना गहरा ताल्लुक है। शुगर हो गई है तो यूँ समझ लीजिए कि हार्ट का मसला भी हो गया है या हो सकता है। इसलिए जितना कुछ भी आप कर सकते हैं कीजिए, ताकि हार्ट को बचाना बहुत ज़रूरी है। हार्ट बॉडी का इंजन है, हार्ट ही बाकी ऑर्गन्स को चलाता है, हार्ट ही से ज़िंदगी चलती है। तो ज़िंदगी चलती जानी चाहिए, भागती जानी चाहिए। इसलिए अपनी शुगर का ख्याल करें, अपने हार्ट का ख्याल करें। जो मैंने इश्यूज़ बताए इनको कंट्रोल करें। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई अपने डॉक्टर से मिलें, वो आपको समझाएंगे, या मेरी यहाँ चैनल पे अपना कमेंट लिखें। मैं कोशिश करूँगा कि आपको अपना पॉइंट समझा सकूँ। इजाज़त चाहता हूँ, फिर एक वीडियो के साथ हाज़िर होऊंगा। उम्मीद है ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही होगी और आपके लिए हेल्पफुल होगी। मेरा मकसद सिर्फ अपने पेशेंट्स की
और मेरा वो पेशेंट है जो मेरा हर कोई भी पेशेंट जो इस वीडियो को अटेंड करता है वो जो समझिए मेरा पेशेंट है वो इससे फ़ायदा उठा सके तो मुझे इस बात की बहुत खुशी होगी, वही मेरा रिवॉर्ड है। थैंक यू वेरी मच। अजीज़ुर रहमान फ्रॉम मेडिस्टैंड, अपनी बीमारी को समझिए।